अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि हम इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मेरे क्लास का आज का टॉपिक यही है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन विच इज इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन बताना है। वो आप सारे बच्चे जानते हैं, अ लीनियर इक्वेशन a linear equation in two variables। पहले मैं ये बता दूंगा आपको, फिर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म, an equation which is of the form ax plus by plus c is equal to 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी ax plus by plus c is equal to 0, where a b c are real numbers। ये जो a b और c है ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए। एंड इन रियल नंबर में एक खास बात यह होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b कभी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर आपसे कभी भी इस इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आई नो दैट यू विल से एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, is called a linear equation in two variables। ये जो a है, this is known as coefficient of x, b is known as coefficient of y और c is known as a constant term। अब अगर ये a 0 के बराबर होगा तो हम ये जानते हैं, इफ a is 0 then 0 into x is equal to 0। तो ये एक टर्म कंप्लीट खत्म हो जाती है। मैंने कहा याद रखना, अगर a 0 है, 0 into x हो गया 0, मतलब ये टर्म इतनी सारी, वहां पर क्या बचता है फिर by plus c is equal to 0। ये तो इक्वेशन है, लीनियर भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहता है। अब अगर a 0 नहीं b 0 होगा, अब अगर b 0 है, 0 इंटू वाई 0, तो ये एलिमिनेट टर्म वहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी रहता है ax plus c is equal to 0। दिस विल बी अगेन अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल। अब कंडीशन c की देखते हैं। इस पर हमने कुछ नहीं लिखा, क्या c 0 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर मैं बता दूंगा। अब अगर c 0 के बराबर होगा, ये तब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। 0 के बराबर नहीं होगा, कोई और रियल नंबर का वैल्यू होगा c का, तो ये तब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही रहती है। ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम कहते हैं इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा, याद रखना, इट हैज, इट हियर मीन्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो एक इक्वेशन होती है, इसमें कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन इट। ये सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, जरा हम पहले इसको देखें सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
अगर कोई टर्म आपको, कोई वर्ड आपको एज ए सिंगुलर एज वेल एज ए प्लूरल लिखना है, आप यहां साइड में ब्रैकेट में एस मेंशन करिएगा। दिस इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। आपने क्या लिखना है? सॉल्यूशन का मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स, इस तरह पढ़ना होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स at which the equation satisfies, at which the equation satisfies। सॉल्यूशन का मतलब हो गया वेरिएबल या वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई का मतलब हो गया जब हम वेरिएबल देंगे, वेरिएबल का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए, उसको हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा इस सेटिस्फैक्शन का मतलब, सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वेशन। सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? ऑन रिप्लेसिंग the value, on replacing the variables, on replacing the variable by its value, LHS becomes equal to RHS। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे उसके वैल्यू से, तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए। देखो बेटा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन मैंने लिखी है, x का वैल्यू मैं 1 मानता हूं और y का वैल्यू 9। आप जरा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करिए, 1 प्लस 9 किसके बराबर हो गया? 10। तो अगर x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 हम देते हैं, इन दोनों वैल्यूज पर ये जो LHS है ये RHS के बराबर हो जाता है। ये इक्वेशन हमें समझाती है कि x और y को अगर हम ऐड करेंगे, इट मीन्स x और y के वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 10 आना चाहिए। x का वैल्यू 1 आता है और y का वैल्यू 9 आता है। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया तो ये किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर। तो इसका मतलब है 1 and 9 आर द सॉल्यूशंस। इनको ही हम सॉल्यूशंस कहते हैं। आपको बात समझ आती है ना? सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स एट विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज। ये इक्वेशन का सेटिस्फाई होना किस चीज को कहते हैं? ऑन रिप्लेसिंग द वेरिएबल बाय इट्स वैल्यू, इफ LHS becomes equal to RHS, that time we call the equation gets satisfied। ये होता है उसूल। ये मैंने आपको समझाया। An equation which is of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, is called a linear equation in two variables। Every linear equation in two variables has infinitely many solutions। ये एक सोल्यूशन नहीं, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। उसकी मैं मिसाल समझाऊंगा आपको यहां पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक एग्जांपल मैंने दिए है। क्या x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 इज इक्वल टू 10, बस और कोई वैल्यू नहीं होगा x और y का जिस पर ये 10 बना देंगे? नो, वन मोर वैल्यू इज देयर। 2 प्लस 8 इज ऑल्सो 10, 3 plus 7 is also 10, 4 plus 6 is also 10, 5 plus 5 is also 10, 10 plus minus 11 plus minus 1 is also 10, 12 plus minus 2 is also 10,
12 को माइनस करेंगे 2, वहां पर 10 आएगा। तो इस तरह से ये जितने भी ये लाइन के वैल्यूज ये एक्स के होते हैं और इस कॉलम के वैल्यूज वाई के होते हैं। यहां पर बस इतने ही नहीं है, देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स अप टू इन्फिनिटी। सो वी कॉल दैट a linear equation in two variables have infinitely many solutions. And what is its representation? Graphic representation. A linear equation in two variables represents a line. Represents a line. A linear equation in two variables represents a line. ये जो linear equation in two variables होती है ना, ये line को represent करती है। इसका मतलब हो गया जब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, इनकी ज्वाइनिंग से एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट line, or simply you can say a linear equation in two variables represents a line. तो ये था, this was all about a linear equation in two variables. चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना आपने समझ लिया होगा। ये क्लास 9th का मैं आपको बता रहा था। जो कुछ भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पर एक इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये सारा मैंने उसी के बारे में बता दिया। और अब आगे जाके हम अपने क्लास 10th का जरा देखते हैं कि 10th में हमें क्या कुछ सीखना है। तो क्लास 10th में बच्चों याद रखना, एक इक्वेशन नहीं बल्कि एक पेयर के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा, मैं यहां पर इक्वेशन एक लिखता हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपसे मैं पूछूंगा, बताइए बच्चों ये इक्वेशन कौन सी है। अगर सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा, आप जरा मुझे बताइए ये क्या स्टेटमेंट, ये जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिखा, ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है। आप इस साइन को देखेंगे, इस साइन को देख के आप कहेंगे सर दिस इज एन इक्वेशन। जिस किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में साइन ऑफ इक्वालिटी यूज होती है ना, उसको इक्वेशन कहते हैं। मान लिया मैंने ये इक्वेशन है, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताइए कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन के टाइप्स हैं, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, ऑल दैट इक्वेशंस। तो ये सारा इक्वेशन का जो ये टाइप हमें पता चलता है ना, किस लिए कि कैसे आपने वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक करना होता है। अगर मैं पहले वेरिएबल x को देखूंगा तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, वेरिएबल y को देखते हैं तो इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। जब भी वेरिएबल या वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स 1 होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। और साथ में मुझे पता चल गया कि इसमें दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, x और y, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे, सोचते होंगे, चले मान लिया x और y वेरिएबल्स हैं, a और b तो वही इंग्लिश लेटर्स हैं, इवन c इज आल्सो अमंग ऑल दोज इंग्लिश लेटर्स जिनमें x और y है। अगर x और y को सर ने वेरिएबल बता दिया, a, b और c को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा था where a, b, c belongs to रियल नंबर्स। a, b और c का क्या वैल्यू होता है? रियल नंबर वैल्यू होता है इनका। यानी कि ये कल हो सकता है 2x, x तो x ही होगा, प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप जरा देखिए, a को रिप्लेस किया 2 ने, x तो x ही है। कल x को रिप्लेस कर सकता है a, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप वेरिएबल्स देखेंगे a और b, कोएफिशिएंट्स देखेंगे 2, 3 एंड माइनस 7। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम पढ़ रहे हैं पेयर, पूरी तरह से ध्यान देना इस पर।
तो अब पेयर कैसे बनेगा? अब तो दूसरी यही इक्वेशन लिखनी है मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं पूछता हूं आपसे, बताइए ये क्या है? तो इस पर भी आप कहेंगे सर दिस आल्सो इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये पेयर कैसे हम मानेंगे? तो इसके लिए इन कोएफिशिएंट्स को अलग करके देना है। तो इसीलिए मैंने पहली इक्वेशन के हर एक कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 बता दिया और दूसरी इक्वेशन के हर एक कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 बता दिया। तो ये हो गया a1 का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज b1? b1 is the coefficient of y in first equation. And what is c1? c1 is the constant term of first equation. इसी तरह a2 coefficient of x in second equation, b2 coefficient of x in second equation, y, c2 constant term of सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद अगर हम इस एक इक्वेशन पर जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? आप कहेंगे सर देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन दिस इक्वेशन। अब ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये भी है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके भी कितने सॉल्यूशंस हैं? तो इसके भी होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो अभी हमने पता किया जब मैं आपको दिखा रहा था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसी चीज से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं। इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं इनको साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस। साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ, जब दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे तो बन गए साइमल्टेनियस पेयर। अब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से इस पेयर को सॉल्व करते करते एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि इनमें से एक सॉल्यूशन कॉमन निकलता है। जितने भी सॉल्यूशन इसके हैं और जितने भी सॉल्यूशन इसके हैं, इनमें एक सॉल्यूशन कॉमन होगा। सॉल्यूशन तरफ बेफिक्र, एक्स और वाई के जो वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में देखे होंगे, फिर इस इक्वेशन में x और y के वैल्यूज हम देखेंगे, उनमें एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो वैल्यू x का यहां होगा वही यहां पर भी होगा, और जो वैल्यू y का यहां होगा वही यहां पर भी होगा। एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कल क्वेश्चन इस तरह होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहला मैंने बता दिया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया वन कॉमन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन कॉमन सॉल्यूशन, यानी जो वैल्यू x का यहां आएगा एक बार वो यहां पर भी होगा, y और y के वैल्यू सेम होंगे। जब ये सिचुएशन आएगी तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट मीन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ बोथ द टू इक्वेशंस, वन सॉल्यूशन इज कॉमन इन बोथ। तो ये कंडीशन भी आती है, ये पहली कंडीशन है। इस साइमल्टेनियस पेयर को सॉल्व करते करते दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया जितने भी सॉल्यूशंस आप एक्स और वाई के निकालेंगे
उनमें से कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन बेसिकली मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, याद रखना ये सेकंड कंडीशन। इसकी थर्ड कंडीशन क्या होती है? इसकी थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है, एक तो हो गया जितने भी सॉल्यूशन इसमें होंगे उनमें एक कॉमन होगा, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन ये भी बनती है जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ऑल द सॉल्यूशंस विल बी कॉमन। जो एक्स और वाई के वैल्यूज पहली इक्वेशन में आएंगे वही वैल्यूज दूसरी इक्वेशन में भी आते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स ऑल कॉमन सॉल्यूशंस, सारे के सारे सॉल्यूशन कॉमन बन जाते हैं, ऑल कॉमन सॉल्यूशंस। आप समझ गए ना? मैंने कहा a pair of linear equations in two variables can have three different types of solutions. पहला type a unique solution, it means one common solution. Second type no solution, it means no common solution. Third type infinite solutions, it means all common solutions. लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी उस चीज को जरा देखेंगे हम। अब उससे पहले कि वो मैं बता दूंगा आपको, देखो बेटा अ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कब होगी? इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन उस वक्त बनती है जब ये a1 जान गए ना आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, जब इन दो a1 और a2 का रेशो, ये हो गया रेशो, इस रेशो के बराबर नहीं होगा, फिर तीसरा रेशो हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या c1 अपॉन c2 क्या होगा क्या नहीं होगा हमने नहीं देखना है। हमने इतना देखना है अगर a1 अपॉन a2 रेशो b1 अपॉन b2 रेशो के बराबर नहीं होंगे तो हम कहते हैं देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इक्वेशन कड़ो तमो सारे सॉल्यूशन मज रल सिर्फ अख सॉल्यूशन पान वन बे रल कहीं। तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कब होती है? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? जब ये रेशो इस रेशो के बराबर होगा लेकिन तीसरा रेशो इनसे डिफरेंट होगा। C1 और C2 का रेशो जो आएगा ये C1 अपॉन C2 करो सुनेर ने यमन दोन रेशोन बराबर क्या यम जनेर पान में बराबर या डिफरेंट। तो इस सिचुएशन में इस कंडीशन में हम कहते हैं देयर इज ए नो सॉल्यूशन। अब आइए यहां पर, इसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन e2 इज b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन। ये तीसरे कंडीशन के लिए आपने क्या क्या करना है? जब ऑल द थ्री रेशोज विल बी सेम, इफ द रेशो ऑफ द रियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टू इक्वेशंस विल बी सेम, हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, मींस ऑल द सॉल्यूशंस विल बी कॉमन इन दीज टू इक्वेशंस। समझ गए ना? अभी तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। मैंने आपसे कहा बताइए अगर आपके पास होगा अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो उसका ग्राफ क्या होगा? आपको मैंने बता दिया द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। जब देखो बेटा आप जब क्लास 9th में थे तो हमने वहां पर पढ़ा है पेयर ऑफ लाइन्स ड्रा करने के 3 तरीके होते हैं। एक ये है कि जब हम दो लाइन्स को ड्रा करेंगे दे कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सच लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एक कंडीशन ये होती है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, बट शर्त है कि इन दो लाइन्स के बीच ये जो डिस्टेंस है ये बराबर रहनी चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है जब दो लाइन्स हम ड्रा करेंगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं,
Such lines are called coincident lines. अब आइए, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. एक सिचुएशन आएगी, देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन. जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे इस सिचुएशन में, तो आपके पास ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो यही सॉल्यूशन पॉइंट होता है. समझ गए ना? अब आइए, अगर आपके पास सिचुएशन है नो सॉल्यूशन का, यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, तो इस वक्त जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ है लाइन और दूसरी इक्वेशन के लिए भी ग्राफ है लाइन, और ये दोनों लाइन्स आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पर हमने कहा देयर इज नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है ना? सॉल्यूशन तो पॉइंट होते हैं और लाइन बन जाती है पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही. अब आइए इस सिचुएशन पर, जो लाइन ग्राफ लाइन पहली इक्वेशन की होगी वही ग्राफ लाइन दूसरी इक्वेशन की भी बनेगी. क्यों? क्योंकि हमने कहा ऑल कॉमन सॉल्यूशंस. आपको समझ आ रहा है ना? जो सॉल्यूशन पॉइंट पहली इक्वेशन के हैं वही पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन के हैं, तो पॉइंट जब सेम होंगे तो लाइन्स भी सेम आएंगी. तो ये तीन कंडीशन मैंने बता दिया. फर्स्ट कंडीशन, देयर कैन बी अ यूनिक सॉल्यूशन. व्हेन इट हैपेंस, ये यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे? जब a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. तो इस कंडीशन में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, द ग्राफ लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. दूसरी सिचुएशन होती है नो सॉल्यूशन की. नो सॉल्यूशन मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन. तो इस कंडीशन के लिए आपने कैसे ये पता करना है देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन? व्हेन a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2. तो इस कंडीशन में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल लाइन्स आएंगे. आइए यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तीसरी कंडीशन है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हो गया ऑल कॉमन सॉल्यूशंस. तो ऑल कॉमन सॉल्यूशंस के लिए जब आप पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे वो लाइन बना देगा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी वही उसी लाइन पर लाइन आएगी. तो इन लाइन्स को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स. ये होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन्स एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स. ये मैंने इसलिए लिखा, कोई लेमैन देखेगा सुबदेवी आकई लाइन मुस्त्राम दोनों इक्वेशन का बच्चे आकई लाइन. तो हमने कहा ये दो हैं और ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन्स कहलाती हैं. अब इन कंडीशंस का नाम होता है, जब ये कंडीशन होगी तो इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशंस. ये कंडीशन होगी तो इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. ये कंडीशन होगी तो इक्वेशंस को हम कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस. तो इस तरह से फिलहाल जितना भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए इंट्रोडक्शन चाहिए था वो मैंने बता दिया. अब इस इंट्रोडक्शन से ही आपको कल अगर कंसेप्चुअल या कंसेप्ट बेस्ड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो आपने इसी इंट्रोडक्शन से ही हासिल करना है. सो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा. और मेरे बच्चों, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा और कल मैं बता दूंगा हाउ डू वी नो it is a linear equation in one variable or it is a linear equation in two variable. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज. टेक केयर.